हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका लेक्चर नंबर 2 हो चुका है भाई। लेक्चर 1 हमने पढ़ लिया है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि E/m का रेशियो कैसे कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण कैसे किया। दूसरी बात हम देखेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन को किस तरीके से खोजा। इन सारी बातों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम किससे दिखा देते हैं, E से, और मास को किससे दिखा देंगे, M से। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं E/m अनुपात का क्या यहां पर निर्धारण हम करेंगे, ठीक है। देखना भाई, अब देखो साइड में मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं। इस डायग्राम को देखो, किया किसने था ये एक्सपेरिमेंट, थॉमसन ने, ठीक है ना। तो पहले क्या किया, ये जो आपकी कैनाल रेस दिख रही, सॉरी जो आपकी ये कैथोड रेस दिख रही हैं, यहां पर क्या किया, पहले तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो कौन सा पॉइंट देखा गया कि इन किरणों ने डिफ्लेक्शन दिखाया और पॉइंट नंबर A बनाया, ठीक है। और फिर क्या किया, फिर इन्होंने मैग्नेटिकल फील्ड लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया। तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र से भी ये कैसी होती हैं, डिफ्लेक्टेड होती हैं, विचलित होती हैं। और इन किरणों ने पॉइंट नंबर बनाया नीचे जाके C, ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। फिर क्या किया गया, फिर इन्होंने क्या किया कि एक बार दोनों ही लगा दिए साथ में, एक बार विद्युत क्षेत्र भी लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों को एक साथ लगा दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो कैथोड रेस है उन्होंने कहीं डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी डायरेक्शन में उन्होंने जाके पॉइंट नंबर क्या बनाया, B बनाया। और एक बार क्या किया, दोनों ही हटा दिए, ना ही विद्युत क्षेत्र लगाया ना ही चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो भी इन्होंने सरल रेखा में गमन किया और पॉइंट नंबर कौन सा बनाया, B बनाया। इन सारी बातों से इन्होंने क्या कैलकुलेट किया भाई, इन्होंने E/m का अनुपात कैलकुलेट किया। और जो अनुपात की जो डेरिवेशन है वो हमको कहीं नहीं मिलेगा, डायरेक्ट हमको मान दे रखा है और वही हमको याद करना है भाई, ठीक है ना। तो E/m का जो रेशियो निकाला इन्होंने कैलकुलेशन करके, वो क्या निकाला, E/m का रेशियो क्या निकाला, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, ठीक है। क्योंकि मास आपको पता है किसमें होगा, किलोग्राम में, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसमें होगा, कूलाम में। तो कूलाम पर किलोग्राम हो जाएगा। और अगर आपको कई जगह यहां पर अगर आपको उसमें दे दे किसमें, ग्राम में, तो क्या होगा 1.67 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है भाई, 1000 ग्राम। तो कन्वर्ट कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब आप में से कई जगह बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है भाई। आप नेगेटिव लगा सकते हो, लेकिन आप किसी भी बुक को देखोगे ना, चाहे NCERT देखोगे, चाहे और भी आपकी जितनी बड़ी बड़ी बुक है, कहीं पर भी भाई माइनस चार्ज नहीं लगाया हुआ है। तो हम भी माइनस चार्ज को नहीं लगा रहे, ठीक है। आपसे भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा सीधा यही ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो E/m का रेशियो याद रखना है। रेशियो क्या आया आपका, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। और अगर ग्राम में दे तो आपको पता है 10⁸ कूलाम पर ग्राम। समझ गए, ये हो गया आपकी कहानी किसकी, E/m के रेशियो की। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का जो कैलकुलेशन किया था उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुलिकन तेल बूंद प्रयोग, ठीक है। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ये किस एक्सपेरिमेंट से किया गया भाई, मिलिकन, या मुलिकन भी कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तेल बूंद प्रयोग, ठीक है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कौन से प्रयोग से किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नामक प्रयोग से किया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, आप चित्र देख लो, क्या किया, एक बड़ा सा चैम्बर लिया और चैम्बर लेके उसमें क्या किया, एक साइड से होल बना के वहां पर तेल के फुहारे डाले गए, ठीक है ना। दिख रहा है ना आपको, एक पंप सा दिख रहा है, और वहां पर क्या किया, तेल के फुहारे डाले गए और 2 प्लेट लगाई गई। ऊपर आपको लगा दी, आपको एनोड लगा दी पॉजिटिव प्लेट, और नीचे लगा दी आपकी नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और ऊपर वाली प्लेट में एक छोटा सा क्या कर दिया गया, छेद कर दिया गया। और जब तेल के फुहारे इसमें डाले तो हुआ क्या, इस छेद में से आपकी बूंद बूंद तेल की बूंद कहां गिरने लगी, नीचे की तरफ गिरने लगी, ठीक है। तो इन बूंदों की जो गिरने की दर थी
उसको मापकर इनका द्रव्यमान निकाला पहले तो भाई, ठीक है। और क्या किया गया, और इस कक्ष में आप देख रहे हो तो एक साइड से क्या एंटर करवा दी गई, एक्सरे किरण को एंटर करवा दिया गया, एक्सरे जो है उसको एंटर करवा दिया। तो एक्सरे को प्रवेश कराने से क्या हुआ भाई, एक्सरे ने क्या किया कि इसके अंदर जो भी वायु थी, इस पूरे चैम्बर के अंदर जो भी वायु आपकी उपस्थित थी उसको आवेशित कर दिया। एक्सरे ने क्या किया, अंदर की जो भी वायु थी उसको आवेशित कर दिया। तो जब ये वायु आवेशित हो गई, तो जब ये वायु आपकी तेल की बूंद से टकराई, जो अंदर की जो वायु थी जब वो तेल की बूंद से टकराई तो उसने उस तेल की बूंद को भी क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, तेल की बूंद को भी क्या कर दिया भाई, आवेशित कर दिया, ठीक है ना। तो अब तेल की बूंद आवेशित हो चुकी है। इन तेल की बूंदों का जो आवेश है वो ही ज्ञात किया था किसने, मिलिकन ने। और इन्होंने ज्ञात करके एक फॉर्मूला दिया, और इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया वो हम देखते हैं। तो देखो, बूंद पर आवेश, बूंद पर उपस्थित आवेश, और बूंद पर जो उपस्थित आवेश था उसको किससे दिखाते हैं, चार्ज को Q से। उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया, Q बराबर NE। क्या फॉर्मूला दिया, Q बराबर NE, ठीक है। E बराबर आपको पता है इलेक्ट्रॉन, और N बराबर क्या है, 1 2 3 4, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि जो बूंदों पर जो उपस्थित आवेश है उससे इन्होंने क्या ज्ञात कर लिया भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्ञात कर लिया। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इन्होंने कैलकुलेट करके क्या बताया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश की कैलकुलेशन करके इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो क्या है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और आपको पता है चार्ज कैसा होता है, ऋणावेश, तो आगे क्या लगा दोगे, नेगेटिव, ठीक है। अब आपको भाई चार्ज पता चल गया, आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E/m का आपको रेशो पता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम निकाल सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता चल गया, E/m का अनुपात भी हमें पता चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का हम द्रव्यमान भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालना है, देखना, E/m, ठीक है। तो E बराबर कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नीचे आप E/m का रखोगे तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, ठीक है। और जब आप देखोगे तो काट पीट के किलोग्राम कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी वैल्यू आएगी आपकी किलोग्राम में, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का क्या पूछे, वजन पूछे, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना निकल के आया, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है भाई। ये छोटी छोटी सी वैल्यू है, इन दोनों को लिख लो, फिर एक चार्ट बना के सारी वैल्यू को मैं समराइज भी कर दूंगा, ठीक है। लिख लिया, चलें आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखना भाई, देखो एक चीज और समझना यहां पर कि यहां पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो फिक्स है, E/m का जो अनुपात वो फिक्स है, क्योंकि कोई सी भी आप गैस ले लो, निकलना तो कौन है, इलेक्ट्रॉन ही, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी सेम है, एक जैसी है। तो कहने का मतलब आप कोई सी भी गैस लो उसके लिए E/m का अनुपात नहीं बदलता है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो चाहे कोई सी भी गैस आपने ली है, E/m का अनुपात सदैव समान रहता है, और वो कितना निकल के आया था, 1.76 गुणा 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोटॉन की खोज की भाई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज। समझना प्रोटॉन की खोज किस तरीके से की, किया क्या कि जब आपके नेगेटिव पार्टिकल निकले, इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये जाहिर सी बात दिमाग में आई कि भाई अगर कोई नेगेटिव स्पीसीज निकल रही है तो पॉजिटिव स्पीसीज भी मौजूद होगी, क्योंकि परमाणु कैसा होता है, परमाणु होता है उदासीन। तो अगर कोई ऋणावेश कण निकल रहा है तो सीधी सीधी बात है कोई धनावेश भी उपस्थित होगा, भाई उस नेगेटिव को उदासीन करने के लिए पॉजिटिव तो होगा। तो इसी वजह से यहां पर क्या है, प्रोटॉन की डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट आया। तो हुआ क्या, ये जो एक्सपेरिमेंट था वो हमको पता है, सीधा सीधा प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं प्रोटॉन की खोज अगर आपको पूछ ले किस वैज्ञानिक ने करी, तो आप आंसर दोगे गोल्डस्टीन ने करी, ठीक है भाई। अब किया क्या, वही डिस्चार्ज ट्यूब का आपको एक्सपेरिमेंट करना है, वही डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक साइड में आपको पता है कौन है, कैथोड, और एक साइड में आपको पता है दूसरी जगह कौन है, एनोड, ठीक है। दूसरी जगह आपने लगा दिया एनोड, एनोड। अब हुआ क्या
यहां पर प्रेशर इस बार थोड़ा सा आपका इंक्रीज कर दिया। वहां तो हमने कितना लिया था 10⁻³ यहां पर कितना लिया था 10⁻⁻1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी थोड़ा सा बढ़ा दिया तो गैस अंदर बढ़ जाएगी, गैस बढ़ जाएगी भाई अंदर, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट करवा रखा है अंदर, ठीक है। और यहां पर जो वोल्टेज है वो उतना ही है, उच्च विभव जो 10,000 वोल्टेज आपका था। और इस बार क्या किया उन्होंने, देखा यहां पर कैथोड है आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है, और ये आपका एनोड है जो कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस बार देखा क्या उन्होंने कि यहां पर कैथोड पर उन्होंने छिद्र कर दिए भाई, परफोरेटेड कैथोड बना दिया। मतलब इसको कैसा कैथोड बना दिया, छिद्रित कैथोड बना दिया। तो क्या देखा गया कि जो गैसें हैं आपकी बीच में, इनकी भाई डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि प्रेशर कम है, तो गैस की मात्रा थोड़ी सी इसमें ज्यादा होगी पहले से। तो देखा क्या गया, ये गैसें आयनित हुई, और आयनित होकर इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो इनके धनायन बने, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी एनोड से कोई चीज आ रही है किस तरफ, कैथोड की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल से आ रही है स्पीशीज किसकी तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसका मतलब यहां पर छिद्रित, इसको पता कैसे चला भाई, अब यहां पर हमने इस साइड पर क्या लगा दिया भाई, स्फुरदीप्त पदार्थ लगा दिया। इस साइड पर हमने अब क्या लगा दिया, स्फुरदीप्त पदार्थ लग दिया, फ्लोरोसेंट लगा दिया हमने, जिससे हमको चमक दिखी और चमक से हमको पता चल गया कि यहां पर कोई चीज आकर क्या हुई है, टकराई है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, तो इसको हम नाम क्या देते हैं, एनोड किरण। इसको नाम क्या देते हैं बच्चों, हम एनोड किरण, क्योंकि एनोड से आ रही है, एनोड किरण। और क्या नाम दिया गया भाई इसको, दूसरा नाम दिया गया कैनाल रेज, कैनाल किरण। दूसरा नाम इसको क्या दिया गया, कैनाल किरण भी इसको बोला गया, ठीक है। समझ जाओगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, आपको क्वेश्चन ये मिल जाता है कि कैनाल किरण या एनोड किरण की जो उत्पत्ति है वो एनोड से नहीं होती। कहां से नहीं होती, एनोड से नहीं होती। ये बात पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। ये कहां होती है, एनोड और कैथोड के बीच में से होती है, एनोड और कैथोड के बीच में से। क्यों, क्योंकि भाई जहां से गैस है, ये गैस है आयनित हुई, सपोज यहां पर गैस आयनित हुई आपकी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आयनित होकर H+ देगी और इलेक्ट्रॉन को अलग कर देगी। तो अट्रैक्ट कौन हो रहा है कैथोड की तरफ, ये H+ कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और ये आपकी गैस थी वो कहां थी भाई, कहीं बीच में थी चैम्बर में, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि एनोड से ही H+ निकला आपका और कहां आया, कैथोड की तरफ, ऐसा नहीं है। बीच में जो गैस थी उन्होंने आयन बनाया, और वो आयन आपके जो धनावेशित जो पॉजिटिव आयन थे वो कहां अट्रैक्ट हो रहे थे, आपके कैथोड की तरफ। बात आ गई समझ में। तो आप क्या कहोगे, पॉइंट क्या याद रखोगे, एनोड किरण की उत्पत्ति, एनोड किरण की उत्पत्ति एनोड से ना होकर, एनोड से ना होकर कैथोड और एनोड के बीच में से होती है, कैथोड व एनोड के बीच में से होती है, बीच में से होती है। ये बात आप याद रखोगे। बाकी सारी प्रॉपर्टी आपकी जो कैथोड रेस की थी उस तरह की हुई, कुछ एक दो प्रॉपर्टी अलग होंगी, उसको बता देता हूं। पहली बात आपको एनोड रेस, तो एनोड रेस आपको पता है कहां से कहां की तरफ गमन करेंगी, एनोड से कैथोड की ओर। इस बात को उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा के भी देख लिया होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया होगा उन्होंने, तो पता है आपको कि कहां को डिफ्लेक्ट हुआ होगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भाई, क्योंकि धनावेशित है तो धनावेश कहां अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, ऋणावेश की तरफ। तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि यहां से जो आपकी जो एनोड किरण गई होंगी वो किस तरफ गई होंगी भाई, ऋणावेशित प्लेट की तरफ गई होंगी। समझ में आ गई ये बात। दूसरी बात आप क्या याद रखोगे यहां से, कि एनोड किरण भी आपकी सरल रेखा में गमन करती हैं। एनोड किरण भी आपकी कैसी भाई, स्ट्रेट डायरेक्शन में सरल रेखा में गमन करेंगी, ठीक है। वही सारा बीच में क्या लगाया होगा उन्होंने, एक मटेरियल लगाया और देखा कि छाया जस्ट कैसी बन रही है, पीछे को बन रही है, वही जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन की खोज में किया था, वही सारा, ठीक है ना। तीसरी मेन बात क्या है भाई, एनोड किरण, एनोड किरण की प्रकृति, एनोड किरण गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, ठीक है भाई। क्योंकि आपको पता है कि एनोड किरण तो आपकी किसके द्वारा निकल रही है, गैस के द्वारा। H+ आयन कहां से निकला था, हाइड्रोजन गैस से निकला था, समझ गए ना। तो अगर मैं यहां हीलियम गैस भर दूंगा तो आपको पता है हीलियम का पॉजिटिव आयन निकलेगा। अगर मैं यहां कोई और नाइट्रोजन गैस भर दूंगा तो नाइट्रोजन का धनायन निकलेगा।
ऑक्सीजन भरूंगा तो ऑक्सीजन का धनायन निकलेगा। कहने का मतलब अगर अलग अलग गैस भरी तो धनायन भी निकलने वाले कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो एनोड रेस के जो गुणधर्म है वो भी कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब एनोड जो किरण है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। और अगर एनोड के लिए, अगर एनोड किरण के लिए, या मैं कहूंगे प्रोटॉन के लिए, एक सेकेंड, कुछ डिस्टरबेंस, थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है भाई। देखना अब इसके लिए जब हमने E/m का रेशो कैलकुलेट किया, E/m का रेशो हमने किसके लिए कैलकुलेट किया, एनोड रेस के लिए जब कैलकुलेट किया, तो इसका जो मान है वो कैथोड से थोड़ा सा कैसा आया भाई, कम आया। क्यों कम आया बताता हूं अभी। देखो तो पहले तो लिखेंगे E/m का मान, E/m का मान कैथोड किरणों से या कैथोड किरण के मान से कम प्राप्त हुआ, कम प्राप्त हुआ। अर्थात अलग अलग गैसों के लिए, अलग अलग गैसों के लिए, गैसों के लिए E/m का मान अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। गैस बदल जाएंगी तो E/m का रेशो भी बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई यहां नीचे कौन है, मास, नीचे कौन है, द्रव्यमान। और हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन सबसे हल्का है तो मान कुछ अलग आएगा। हीलियम ले लिया, वजन थोड़ा सा बढ़ गया तो मान अलग हो जाएगा। नाइट्रोजन ले लिया, वजन और ज्यादा बढ़ गया, मान बदल जाएगा। अरे E/m का रेशो निकाल रहे हो ना आप, मैंने ले लिया ऑक्सीजन तो मान और अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो गैस लोगे उसका वजन अलग अलग होगा, और वजन अलग अलग होगा तो E/m का मान भी कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी अलग अलग गैसों के लिए, अगर एनोड रेस के लिए अगर आप मान निकाल रहे हो तो E/m का मान कैसा होगा, अलग अलग होगा। बात आ गई समझ में, ठीक है। और आप मुझे बताओ सबसे अगर हल्की मैं बात करूं तो सबसे हल्की कौन सी गैस है भाई, आपकी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का मान कैसा आता है, अधिकतम आता है। किसके लिए, एनोड के लिए, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन आपका भाई हल्का है, सबसे कम है, तो E/m का जब रेशो निकालोगे तो ये सबसे कम है, इस वजह से E/m का रेशो इसके लिए सबसे ज्यादा आता है। तो आप लिख सकते हो अगला पॉइंट ये भी कि हाइड्रोजन के लिए E/m का मान सबसे अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। और कितना प्राप्त होता है वो भी लिख देता हूं, 9.58 गुणा 10 की पावर 4 कूलाम पर ग्राम, ठीक है। ग्राम में वैल्यू दी है, याद रहे। क्यों क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का है। अगर सभी गैसों की बात करें या सभी तत्वों की बात करें तो सबसे कम जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है वो किसका है, हाइड्रोजन का है। तो इसके लिए E/m का मान जो है अधिकतम प्राप्त होता है। किसके लिए, एनोड किरण के लिए या कैनाल किरण के लिए, ठीक है। अगर कैथोड की बात करेंगे तो वहां E/m का मान सभी गैसों के लिए कैसा होगा, एक समान होगा। बात आ गई समझ में, लिख लो ये सारी बात, फिर आगे की बात करते हैं। लिख लो भाई, लिख लिया, लिख लिया, चलें आगे। चलो देखना भाई, अब प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। देखो अब अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। समझना भाई, अच्छा मैं कहूं कि न्यूट्रॉन की खोज सबसे बाद में हुई तो क्यों, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हुई, फिर उसके बाद में प्रोटॉन की खोज हुई, फिर न्यूट्रॉन का नंबर सबसे लास्ट में आया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपको पता है भाई जो चार्ज होता है, जो घर में आपका चुलबुला है वो आपकी ज्यादा एक्टिविटी करेगा तो सबसे पहले उसका पता चलेगा भाई। जो चार्ज है, जो आवेशित है, जो कुछ कर रहा है, और जो न्यूट्रल निठल्ला बैठा है उसके बारे में पता चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई घर में ये आदमी भी मौजूद है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो वही हाल किसका है, वही हाल न्यूट्रॉन का है। न्यूट्रॉन कैसा होता है भाई, न्यूट्रल स्पीशीज, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, और चार्ज ही नहीं है तो इसका पता हमको सबसे बाद में चला। जब मास में हमने देखा कि यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास आपका लगभग कैसा बराबर तो आ नहीं रहा, तो वहां पर कोई उदासीन कणों की भी कोई रिक्वायरमेंट देखी गई, और उसके बाद कॉन्सेप्ट आपका आया किसका, न्यूट्रॉन की खोज का। अब ये काम किसने किया, जेम्स चैडविक ने। इसकी खोज किसने की भाई, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने खोज की, किस पर खोज की भाई, बेरिलियम पर, बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा, अल्फा कणों की बौछार द्वारा
न्यूट्रॉन की खोज की गई, क्योंकि उन्होंने जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उन्होंने देखा कि कुछ उदासीन कण भी कैसे हुए, निर्गमित हुए, और इन उदासीन कणों को ही क्या कहा गया भाई, न्यूट्रॉन कहा गया। समझ गए? आपको ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में मिल सकता है कि न्यूट्रॉन की खोज किस परमाणु द्वारा की गई, तो आप याद रखोगे कौन से तत्व के द्वारा की गई भाई, बेरिलियम के द्वारा की गई। समझ में आ गया? बस इतनी सी बात आपको इसके रेस्पेक्ट में याद रखनी है जो आपको पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, लिख लो, इस चीज को भी लिख लो फटाफट। लिख लिया? लिख लिया? अब देखो, जितने भी आपके मूलभूत कण है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों के लिए हम जितने भी गुण धर्म हमने अभी तक पढ़े हैं उनको एक बार हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले क्या देख देते हैं, इसका आवेश, इसका आवेश, और फिर देख लेते हैं इसका सापेक्ष आवेश, ठीक है, रिलेटिव चार्ज, और क्या देख लेते हैं, और इसका द्रव्यमान देख लेते हैं। ठीक है, ये तो द्रव्यमान किसमें है, इसका किलोग्राम में। फिर एक बार द्रव्यमान देख लेते हैं इसका किसमें, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। फिर इसका लगभग द्रव्यमान, या आप कह सकते हो द्रव्यमान देख लेते हैं इसका किसमें, यूनिफाइड मास। ठीक है ना, जो इसका ऑलमोस्ट जो निकल के आता है। ठीक है, अब देखो आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन पर भी यही आवेश है, लेकिन प्रोटॉन पर कैसा है, धनावेश, यानी पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन कैसा है, उदासीन, इस पर आवेश कैसा हो गया, 0। ठीक है, आप यहां भी लिख सकते हो ऊपर, न्यूट्रॉन कैसा कण होता है भाई, उदासीन कण होता है। ठीक है, उदासीन कण होता है। आगे बात करें सापेक्ष आवेश की, तो सापेक्ष आवेश की अगर हम बात करें तो इस पर आपको दिख रहा है कितना चार्ज, -1, और इस पर हमको दिख रहा है कितना, +1, और इस पर चार्ज कैसा हो गया, 0, है ना। और अगर द्रव्यमान की बात करें तो अभी हमने द्रव्यमान कैलकुलेट किया था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसका कितना है, प्रोटॉन का 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। याद रहे ये वैल्यूज को, आप थ्योरी में भी जब भी आपको आए तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखा गया कि जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है ना, वो प्रोटॉन के बराबर नहीं आया, उससे थोड़ा सा ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया, देखो 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, यहां भी आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी मैं अगर एग्जैक्ट बताऊं तो चार्ज एग्जैक्ट कितना होता है भाई, 1.6022। अगर ऑप्शन में कहीं आपको 1.6022 मिल रहा है तो आप इसको करेक्ट करोगे, तो इसका भी करेक्ट कर लेते हैं भाई। इसका भी कितना होता है, 1.6022, किसमें, प्लस में। ठीक है ना, आगे बात करते हैं एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था भाई मैंने आपको कि अगर किलोग्राम से द्रव्यमान से जो आपको ग्राम किलोग्राम में दे रखा है उसका अगर एएमयू में चाहिए तो गुणा किससे कर दो, एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर दो, एएमयू में मास आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब आपने इसका गुणा किया किसके लिए, एएमयू के लिए, तो कितना मान आया, 0.00054। ठीक है, इसका कितना आया, 1.007। इसका कितना आया न्यूट्रॉन का, 1.008, ये निकल के आया। तो हम देखें तो इसका अगर हम लगभग द्रव्यमान देखें तो इसका ऑलमोस्ट द्रव्यमान कैसा आता है, 0। इसी वजह से हम द्रव्यमान का जहां भी कैलकुलेशन करते हैं, इसका अगर मास हमको नेग्लेक्ट करना पड़ता है तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही कम है भाई। देख लो, -31 पॉइंट लगा के 0 लगाओ, फिर 31 0 लगा के 9, मतलब बहुत ही नगण्य मास है इसका। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका द्रव्यमान कितना ले लोगे, लगभग 1, और इसके लगभग द्रव्यमान की बात करूं तो इसका लगभग द्रव्यमान कितना ले लोगे आप, 1। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा था उसका पूरा जो सारांश है वो इस टेबल के अंदर आपको मिल चुका है भाई। ठीक है, तो इस टेबल के लिए आप वैल्यूज याद रखोगे हर किसी की, कि इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश क्या है, वजन क्या है, द्रव्यमान क्या है। ठीक है, द्रव्यमान अगर आपसे कंपटीशन में पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ एएमयू में कितना है, पूछ ले आपसे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताओ एएमयू में कितना है, तो याद होना चाहिए। ठीक है ना भाई, ये टेबल आपको छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन देगी, तो इस टेबल को एक बार आप बना लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लिख लो भाई, इसको लिख लिया भाई। तो आज की क्लास में आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके सारे गुणधर्म जो थे इंपॉर्टेंट, जो इनके सारे कैरेक्टर्स थे वो पढ़ लिए थे। अगली क्लास में मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, बने रहिए क्लास के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।